नमस्ते। मैं सिद्धांत हूँ और ये है हमारा रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन। खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम तमाम चीजों के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में क्या हुआ और शेयर मार्केट में इतना ये सब हो क्यों रहा है। और त्योहार आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर क्राइसिस, चिप की क्राइसिस, गाड़ी मोटर से लेकर तमाम चीजें, ये सब चीजों में क्यों इतनी दिक्कत है। अब आज जैसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सरकार ने कितना टैक्स कमाया है, हम लोग ये भी बातचीत करने वाले हैं कि यूएस और रशिया के झगड़े में इंडिया कैसे फंस गया। और एक और टॉपिक हम लोग बातचीत करेंगे कि आईपीओ वाला ये चक्कर क्या है, क्यों कंपनियां धड़ाधड़ एक के बाद एक कंपनी आईपीओ वाले खेल में फंस गई है। आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, क्या होता है, मतलब ऐसी ऐसा डिस्कशन की जिससे शायद आपका सामान्य ज्ञान हम बढ़ा सकें, उस पर हम बातचीत करेंगे। और साथ हैं हमारे सिद्धार्थ जराबी, बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर। सिद्धार्थ जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ सिद्धार्थ जी। आज घर पे ही हैं? जी 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 जी। जी। अच्छा, कम से कम मुझे लगता है कोविड ने ये सहूलियत दी है कि आप घर पे भी उतनी ही बेहतरी से काम कर सकते हैं। और मतलब कोविड ने ये सहूलियत दी है कि काम आपका छुट पीछा नहीं छोड़ेगा। का ये सॉरी, ये ज्यादा करेक्ट है कि जितनी हाँ, बड़ी महामारी हो, काम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी, पहले हम लोग टैक्स पे बातचीत किया जाए हम लोग। जी बिल्कुल, टैक्स पे बातचीत करते हैं। ठीक है। तो सरकार ने टैक्स जो है जमकर कमाया है। इतना कमाया कि बजट से 10% ज्यादा है। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। और इकोनॉमी, कुछ अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि इकोनॉमी जैसे अपने अपने पैरों पे धीरे धीरे वापस आ रही है, तो उसका ये परिणाम है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। इसका ये परिणाम है कि सरकार अपने बजट से ज्यादा जा रही है। लेकिन टैक्स कलेक्शन जितना हुआ है वो 2017 और 18 में जितना सरकार ने प्रेडिक्ट किया था कि हम अगले 2-4 सालों में जितना हम कलेक्ट करेंगे, उससे कुछ कम है। सिद्धार्थ जी, क्या सोचना है आपका इस खबर पे? देखिए, 3 साल के समय के बाद ऐसा अभी लग रहा है कि इस वर्ष, और ये वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। लगभग ये मान के चल रहे हैं, जो जिस लेख का आपने उल्लेख किया, कि लगभग 10% अनुमान से अधिक आएगा ओवरऑल टैक्स। अब इसमें दो भाग होते हैं टैक्स रेवेन्यू के। एक तो जो हमें जानकारी है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, आपकी आय पे जो टैक्स लगता है, और उसको टेक्निकल भाषा में डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। सारे जो आपकी आमदनी पे टैक्स अलग अलग प्रकार के लगते हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको अब जीएसटी के नाम से हम भलीभांति समझ सकते हैं। इन दो का मिश्रित जो लगभग इस वर्ष के लिए जो आंकड़ा है, 15.5 लाख करोड़, अनुमानतः ये इस वर्ष ये जो टारगेट है ये पार किया जाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? 3 वर्ष से ये टारगेट लगातार अचीव नहीं हो पा रहा था। उसके पीछे कारण क्या थे? 2018 में एक मंदी का माहौल हमने देखा, 2019 में देखा, 20 का तो साल ही एक प्रकार से निपट गया महामारी के चलते। और 21 में जो एक वेव आई, सेकेंड वेव आई, उसकी अगर हम उसको बाहर निकाल दें हमारी कंसिडरेशन से, तो पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, इसके अलग अलग जो पहिए होते हैं, ये काफी तेजी से वापस अब चल रहे हैं। और उसमें प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के साथ जो खपत है वो, पूरे पेंडेमिक में हमने देखा कि एक जो क्षेत्र था जिसमें लगातार काम चलता रहा कोरोना के बावजूद और लॉकडाउन के बावजूद, वो था कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र के साथ जो हमने देखा था कि बहुत बड़ा जो उसके साथ एक जुड़ा हुआ, जिसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर कहा जाता है, वो भी चलता रहा। तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है कि भारत सरकार के जो अपने इन टैक्स कलेक्शन टारगेट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये पूरे होंगे। इसके दो परिणाम निकलते हैं जो मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। एक, अगर सरकार करों से कमाई उसकी उतनी रहती है तो सरकार बाजार से कर्जा कम लेती है। और अगर सरकार कर्जा कम उठाती है बाजार से, तो दो फायदे होते हैं। एक, जो फिस्कल डेफिसिट होता है
जो सरकार की आमदनी और खर्चे में जो गैप होती है वो कम होती है, और दूसरा जिस ब्याज दर पे पैसा बाजार में मिलता है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा बोरोवर है, भारत सरकार में सबसे बड़ा कर्जा लेने वाला अगर कोई भी संस्थान, इंस्टीट्यूशन, एंटिटी हमारे देश में है तो वो खुद भारत सरकार है। तो ब्याज दरें कम हो जाती हैं, और ज्यादा कर आने से एक और आखिरी जो फायदा मैं गिनाना चाहूंगा, और ये मेरी आशा है कि वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमन जी आने वाले 1 फरवरी को कोई नया हम पे टैक्स ना थोप दे और जीएसटी ना बढ़ जाए। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को इस बात से देखना चाहिए। चलिए, मतलब सरकार को इतना पैसा वैसा मिल रहा है तो सरकार, मेरी जो आपकी अभिलाषा है कि 1 फरवरी से निर्मला सीतारमण कोई नया टैक्स न लेकर आ जाए, तो मेरी अभिलाषा है कि और ना निकाला जाए, और निकाला जाए, क्योंकि ना जाए। हाँ, मैडम मेरी अभिलाषा है कि सरकार पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दे, नेचुरल गैस का दाम कर दे, एलपीजी में कटौती कर दे। अगर टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा है सरकार का तो। देखिए, ये आपने सही कहा, और यही मेरा संकेत था कि जेब से जो आखिरकार जो पेट्रोल डीजल पे भी क्या है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है ना, और उसमें तो केवल केंद्र सरकार थोड़ी है, वो तो राज्य भी उसमें अपना बहती गंगा में पूरी अच्छी तरीके से धुलाई कर रहे हैं लोगों की। अच्छा, इसमें एक चीज जानना है कि अगर एक जो वो फॉर्मूला होता है कि हम कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए और हम टैक्स कम करेंगे ताकि बिक्री ज्यादा हो, चीजों पे जो मूल्य है उनका कम होगा, महंगाई कम होगी, और एक ये होता है कंजम्पशन बढ़े। मतलब एक फोन कंपनी वाला मॉडल अगर आप सोच के चलिए कि भाई आप सस्ते टैरिफ पे ज्यादा डेटा प्लान दे रहे हैं, फिर लोगों को उस डेटा प्लान की आदत हो गई तो आपने धीरे से उस टैरिफ का दाम बढ़ा दिया। तो क्या ये मॉडल सरकार अपनाएगी तो क्या टैक्स कलेक्शन में कमी आने लगेगी? क्या इस मॉडल पे सरकार नहीं चल सकती? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला वर्ष होगा कि टैक्स कलेक्शन अनुमान से ज्यादा, टारगेट से अधिक होगी। ऐसा पास्ट में भी हुआ है, पर ऐसा नहीं हुआ है कि अगर सरकार के बल्ले बल्ले हो रहे हैं टैक्स से तो उसने अगले ही दिन नलके खोल दिए और दूध और मिश्री की गंगा बहनी शुरू हो गई, लोगों का टैक्स कट गया, सब चीजें सस्ती हो गई। ऐसा नहीं होता है। उसका कारण सिंपल है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है और यहाँ की जो सामाजिक आवश्यकताएं है और सरकार के अपने जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। सरकार लगातार अपने खर्चे बढ़ाती रहती है और सरकार लगातार नए नए प्रकार से कर उठाने का प्रयास करती है। यही तो सरकार का काम है। मतलब जो 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले से ही जो चली आ रही है प्रथा, जो राजा अपनी प्रजा पे कर लगाता है, वही अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी करती है। चलिए, तो सरकार बहादुर शायद हम पर और कर्ज न हम पर और लोड न डाले अपने टैक्स का और तमाम अपने लाभांश को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। खबर है डिफेंस से भी जुड़ी हुई, क्योंकि भारत ने, छोटे में बताएं तो भारत ने रूस से हथियार खरीदे और अमेरिका ने भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए थे वो सैंक्शंस। क्या हथियार थे? S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये डील हुई थी साल 2018 में, और भारत के रशिया के बीच में $5 बिलियन की डील थी ये। S-400 की 5 यूनिट खरीदनी थी मिसाइल सिस्टम की रशिया से इंडिया को। अब ये आने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ये सैंक्शन लगा दिए, जिसको कहते हैं काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा अगर उसका हम एक्रोनिम बनाकर बोले, इंडिया पर लगा दिए। सिद्धार्थ जी, मेरा एक छोटा सा यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि सैंक्शंस के तहत यूएस जो सैंक्शंस लगाता है, इस खबर को हम डिस्कस आज क्यों कर रहे हैं मैं ये बता दूं कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से 2 सीनेटर्स ने वहां के, जिनका नाम है मार्क वार्नर और जॉन कार्नाइन। एक डेमोक्रेट है मार्क, जिसमें डेमोक्रेट है, जॉन जो है रिपब्लिकन है। दोनों ने कहा है कि साहब आप ये सैंक्शन हटा लीजिए इंडिया पर से। तो इस खबर को हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये अपडेट आया है तो 2 सीनेटर्स का। लेकिन इस सैंक्शंस के तहत होता क्या है सिद्धार्थ जी, पहले तो ये जानना चाहिए। देखिए, पहली बात, ये सैंक्शन लगे नहीं हैं। ये जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उस समय पे 2018 की बात है, तो हमने अपने राष्ट्र हित में और राष्ट्रीय, अच्छा, लगा नहीं है क्या अभी सैंक्शन? लगा नहीं है, लगा। अच्छा, कुछ खबरों में मैंने देखा शायद लग गया है।
नहीं मे नहीं बी। नहीं, लगा नहीं है, ऐसा प्रस्तावित है। और उसमें एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अमेरिका ने भारत को बोला है कि आप ये ना खरीदें, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते ये सारा मामला उठा क्यों? हमने ये तय किया कि रशिया से हम 5 ऐसे हथियार सिस्टम लेंगे जिन्हें सरफेस टू एयर, जो एक मिसाइल रोकने के लिए एक सिस्टम कहा जाता है। रशिया के पास दुनिया में आला तरीन ये सिस्टम है, 2-3 देशों के पास है, अमेरिका के पास है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा इजराइल ने उसको काफी इस्तेमाल किया जब उस पर हमले हो रहे थे हमस के आतंकवादियों द्वारा। और एक दो और देश हैं। तो हमने अमेरिका रशिया से ये डील की, $5 बिलियन की डील है और 5 ही सिस्टम है। तो आप देखिए कितना एडवांस हाईटेक सिस्टम है, $1-1 बिलियन का आप समझिए सिस्टम है। और ये इसलिए हमें चाहिए क्योंकि एक खतरा है, और उस खतरे में चीन और पाकिस्तान 2 बड़े देश हैं हमारे लिए खतरा। और ये जिनसे एक भारत का जिनसे एक टसल रहा है और स्ट्रेटेजिक खतरा है। ठीक है, ये समझ गया मैं, डिफेंस का एक बड़ा मामला है ये। वो एक अलग हाँ मुद्दा है कि ये खरीदना जरूरी था डिफेंस पर्पज से। जी जी। लेकिन अब सैंक्शंस पे आते हैं। हमास ने हमला देखिए किया इसराइल पे, सैंक्शन जो तमाम है, चीजों पे, समझ गया। देखिए 2016 और उससे पहले से अमेरिका और रूस की खट्टाई फिर से शुरू हो गई। और 2016 में अमेरिका में ये बहुत बड़ी एक आवाज उठी कि रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप किया है, इसलिए रूस को पिनलाइज किया जाए। और इस बहाने जो हिलरी उन्होंने और ट्रंप का चुनाव रिजल्ट था, जी उसमें भयानक जी जी हल्ला हुआ जी। था। और इसके चलते इन्होंने कहा कि कोई भी देश दुनिया में रूस से कोई भी हथियार ना ले। अब हमारा इतिहास क्या है कि रूस ने हमारी उस समय पे मदद की है जब कोई मदद के लिए खड़े नहीं होता था। और हमारा बहुत तायत में सामान, सारा डिफेंस का सामान रूस से आता है। आज भी आप देखिए लगभग आधा हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो रूस का है। हालांकि आपने देखा होगा पिछले समय में जो राफेल एक बड़ी डील थी, वो रूस नहीं, वो फ्रांस को गई। तो इसके चलते चाइना अमेरिका ने ये दसॉ थ्रेड करके दी। कंपनी थी जी। हाँ, और अमेरिका ने ये थ्रेट दी कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे और उस आप ये सिस्टम ना खरीदें। तब से लगातार भारत सरकार ने भी अमेरिका को समझाने का प्रयास किया है कि ये हमारे राष्ट्र हित में है और ये बहुत आवश्यक चीज है। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम अभी हमारे पास डिलीवर होना है। जानकारी के मुताबिक ये अभी बन रहा है, ये किसी ना किसी स्टेज पे जो भी डिलीवरी शेड्यूल होगा उस पे ये आएगा और इसको तैनात किया जाएगा। और दो जो ये सेनेटर हैं, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल सेनेटर हैं, इन्होंने क्या कहा है अमेरिका को और राष्ट्रपति बाइडेन को कि देखिए आप अगर इंडिया पे इस आवश्यक सामान को खरीदने के लिए सैंक्शन लगा देंगे तो इससे अमेरिका और इंडिया की जो आपस की रिलेशनशिप है इस पे बहुत एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भारत के पास कोई चारा नहीं है इस सामान को लेने का, या तो अमेरिका हमें दे दे। देखिए, तो मामला सारा ये है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इसमें एक वेवर या एग्जेम्पशन भारत को निश्चित मिलेगा। क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भारत के साथ वो अपनी रिलेशनशिप खराब करे। ये कोई हम कोई खिलौना नहीं खरीद रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए। और इसमें अगर अमेरिका हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है तो अमेरिका को किसी भी तरीके से ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी कोई रुकावट हमारे लिए पैदा करे। हाँ, मतलब ये एक किस्म की दादागिरी ही है कि आप वहां से अपने डिफेंस के लिए कोई सामान नहीं खरीद सकते। मतलब ये भारत हो, भारत के एग्जांपल से हम बात कर रहे हैं, कल वो कोई भी देश हो सकता है जो अपनी उसके लिए बात करे। और सिद्धांत, इसमें एक बात कहूं आपको जो हमारी रह गई। देखिए, एक बड़ी डिफेंस लॉबी है अमेरिकन, जो चाहती है लगातार कि इंडिया अब रूस से और बाकी देशों से सामान खरीदना बंद करे और केवल केवल अमेरिकन सामान ले। अब अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री इतनी विशाल, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसको ग्राहक चाहिए। भारत आप जानते हैं पूरा इंपोर्ट पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है, हमारी आवश्यकता भी बहुत है। आपने राफेल मामले में भी देखा कि इतना एक बवाल मचा और कुछ लोगों ने ये कहा कि इस बवाल के पीछे कुछ
ऐसी लॉबी भी थी जिनको ऑर्डर नहीं मिला, ऐसा कहा जाता है पब्लिकली। दूसरा आप देखिए कि जो हम रूस से सामान ले रहे हैं, आपने अगर 30 वर्ष पहले कोई टैंक ली, 20 वर्ष पहले कोई जहाज लिया, तो ये ऐसा तो नहीं होता है कि अगले साल ही बंद हो जाए। आप कोई सामान लेते हैं घर में तो उसका एक लाइफ टाइम पीरियड होता है ना, वारंटी का पीरियड होता है। कोई खराब होता है तो वो कंपनी आके आपके घर में ठीक करती है। तो जब डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं सिद्धांत, तो ये लंबे समय की डील्स होती हैं, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 वर्ष के लिए। इतना महंगा सामान होता है, तो उसको सर्विस भी करना है, उसका अपग्रेड करना है, उसको खराब होने पे दुरुस्त भी करना है। तो रशिया से कोई इंडिया एकदम से दरवाजा बंद करके निकल जावे, ऐसा नहीं संभव है। जो चीजें दशकों से चली आ रही हैं। तो एक आखिरी बात, ये कहीं ना कहीं पे भारत पे दबाव लाने का जो एक प्रयास एक अमेरिका में एक लॉबी चाहती है कि वो इंडिया पे दबाव लाए, ताकि इंडिया रूस से और बाकी देशों से भी दूर होके केवल केवल अमेरिका पे निर्भर हो जाए सामान खरीदने के लिए डिफेंस का। जबकि हमारी बहुत वर्षों से नीति ये रही है, और ये सब सरकारों की नीति रही है सिद्धांत, कांग्रेस बीजेपी नहीं, सब सरकारों की नीति रही है कि भारत को एक प्रकार से नॉन अलाइंड रहना चाहिए, एक प्रकार से आत्मनिर्भर रहना चाहिए, यानी सब पे निर्भर रहना चाहिए, एक केवल देश पे निर्भर वो नहीं ना हो कहो जाए। से दोस्ती ना कहो से बैर वाला हिसाब किताब। हाँ हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो सेनेटर्स ने लेटर लिखा है बाइडेन को, उस लेटर की भाषा बड़ी रोचक है। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट, इंडिया हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स इंपोर्ट ऑफ रशियन मिलिट्री हार्डवेयर इन रिसेंट ईयर्स। उन्होंने कहा है कि भारत रशिया से कम खरीद रहा है। 2016 से 20 तक देयर वाज अ 53% ड्रॉप इन रशियन आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया कंपेयर टू द प्रीसीडिंग 5 इयर्स पीरियड। मतलब सीनेटर जो है वहां के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटर, वो इंडिया की तरफ से बोल रहे हैं कि हमने बिल्कुल। इंपोर्ट, डिफेंस इंपोर्ट कम किया है पहले से। क्या है मतलब, वो क्यों भारत की तरफ से ये बयान दे रहे हैं जो मार्क वार्नर और डेविड कर रहे हैं? मतलब मुझे देखिए थोड़ा सा। ये दोनों सेनेटर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इन्फ्लुएंशियल बॉडी है वहां की सेनेट में, जिसे इंडिया कॉकस कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए एक सब ग्रुप है सेनेटर्स का, और वो इंडिया के मामले और इंडिया की पॉलिसी और इंडिया के साथ कैसे संबंध अच्छे रहे, इसको लेके एक सब ग्रुप है, लगातार सोच करते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं। और ये बाय द वे इंडिया कॉकस केवल एक ही कंट्री स्पेसिफिक कॉकस है यूएस सेनेट में, और वो इंडिया को लेके है। दूसरी तरफ क्या है कि इंडिया को वहां पे अमेरिका में पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी गंभीरता से देखा जाता है। वो इस कारण से क्योंकि पाकिस्तान के लगातार धोखा, और धोखे के साथ पाकिस्तान जो चालाकी करके अमेरिका से लगातार हर वर्ष सालों साल पैसा ऐंठता रहा, आतंकवाद को कंट्रोल करने के नाते एक ब्लैकमेल की जो पॉलिसी है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान देखा जाए तो फाइनेंशियली बैंकरप्ट देश है। आज ही खबर आई है कि अब सऊदी अरब ने $3 बिलियन का एक प्रकार से राहत दी है, जो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास डॉलर ही नहीं बचा है कुछ सामान बाहर से खरीदने के लिए। तो पाकिस्तान एक कंगला देश है। फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो गया है उनका। हाँ, तो पाकिस्तान जैसे कंगला देश और चाइना जैसे मतलब धोखेबाज कंट्री जो। मतलब हाँ, मतलब ये तो बात सही है कि चाइना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, और चाइना और हमारा और चाइना पाकिस्तान, इन तीन देशों में हमारी ऐसी स्थिति कि हम दोनों ही देशों के विरुद्ध खड़े हैं, या दोनों ही देश हमारे विरुद्ध खड़े हैं, इंडिया के विरुद्ध खड़े हैं। तो और ऐसे लॉन्ग में टर्म में हम ही विरोध कर पाएंगे। हाँ। देखिए, अमेरिका जाके कोई अफगानिस्तान से भी भाग लिया, आपने देखा क्या हुआ। तो अगर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई स्टेबिलिटी रखनी है, और जो हिंद महासागर है, और इतना बड़ा जो एक क्षेत्र है, पैसिफिक ओशन है, आपने क्वाड के नाम से एक फॉर्मुलेशन सुना होगा। तो ये जो सारे इन विषयों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के पास भारत को सपोर्ट करने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। और ये सच्चाई इन दोनों सेनेटर्स ने वहां समझाई है। क्योंकि एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय पे नोट करने के लिए, कि डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में थोड़ी बहुत सिद्धांत, ये हमने देखा है पास्ट में, थोड़ा बहुत उसमें एक एंटी इंडिया एलिमेंट है।
जो दूसरे कुछ एंटी फोर्सेस से इंडिया, मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जानना चाह बिल्कुल रहा कह हूँ। सकते हैं। बिल्कुल ये शब्द हम इस बड़े जिम्मेवारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। वो बहुत पुराने समय से इंडिया को ये मानते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी अलाई नहीं है, और ये वही एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत साल सपोर्ट किया। मुजाहिद वाली जो सारी मुहिम अफगानिस्तान में रिपब्लिकन्स एंटी ने भी रशियन, सपोर्ट किया है सिद्धार्थ जी, रिपब्लिकन्स ने भी सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। रिपब्लिकन्स ने बट भी इंडिया डेमोक्रेट, के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो मेरा मेरे ख्याल मानना से, है, मेरे ख्याल से अगर हम अमेरिका की नहीं पॉलिटिक्स नहीं, पे बात, रिपब्लिकन पार्टी इज मोर इन फेवर ऑफ इंडिया देन द डेमोक्रेटिक पार्टी। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर अगर हम डेमोक्रेट और रिपब्लिकन वाली वहां की बहस में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी वाली बहस में भी उतरना पड़ेगा कि कौन किसके खांचे में जाकर फिट बैठता है। तो वो यहाँ भी अलग वो किसी शो पे रखते हैं, वो कभी और एक अलग शो करेंगे उसको, हाँ, चलिए। वो किसी अलग शो पे हम लोग उससे बहस कर लिया जाएगा। चलिए, तो आज का आखिरी टॉपिक है आईपीओ। मतलब एलआईसी से शुरू हुआ आईपीओ वाला जो एक कीवर्ड था, जोमेटो पे आया, उसके बाद लग हर दूसरी तीसरी कंपनी अपना आईपीओ निकालने जा रही है। ये क्या ट्रेंड है, मतलब इसको, इस पर हम लोग थोड़ा सोचिए। मैंने सिद्धार्थ जी को फोन किया, मैंने कहा सिद्धार्थ जी इस पे बात किया जाए। सिद्धार्थ जी ने कहा कि हाँ, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करके प्रश्न और प्रश्नोत्तर के शक्ल में बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या चीज है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तब की जाती है जब एक कंपनी जो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने बनाई हो, तो वो अपने शेयर यानी अपनी ओनरशिप की हिस्सेदारी, हिस्से में शेयर द्वारा बांटकर आम जनता को खरीदारी का मौका दें। कोई कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसके मालिक एक या कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्होंने उस कंपनी को प्रमोट किया हो, जिन्हें प्रमोटर कहा जाता है। जब आईपीओ होता है तो आम जनता को कुछ पैसे लगा के, चंद शेयर खरीद के भी ये मौका मिलता है कि उस कंपनी में वो ओनर बने और भागीदार बने उसकी ओनरशिप में। ये आईपीओ का अगर आप मूल समझे तो ये। चलिए, हमने कंपनी खड़ी कर ली, बहुत दिनों से चला रहे थे, जो लोग फंड कर रहे थे, जो लोग पैसा लगा रहे थे, किसी का कॉर्पस लगा था, तो कोई अपना हमारे उसमें था शेयर, किसी ने फंडिंग की हुई थी। अब हम चाह रहे हैं कि साहब मेरी कंपनी में का आईपीओ आ जाए, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? कहाँ, किसके पास जाना पड़ेगा? कागज पत्तर कैसे बनेगा उसका? देखिए, ये सेबी इसके मालिक हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पार्लियामेंट द्वारा एक कानून के तहत काम करती है और पूरे कैपिटल मार्केट को, और खासकर किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार से पब्लिक से पैसा उठाने की प्रक्रिया को रेगुलेट करती है। कोई भी कंपनी बिना परमिशन के आम जनता से पैसा नहीं उठा सकती। और जो ये चिट फंड और वो सब, आपने पहले एक जमाने में बहुत ये घोटालेबाजी हुई, धोखेबाजी हुई, बहुत लोगों का पूंजी नुकसान स्कीम हुआ। वगैरह ये सब। हाँ, तो वो सारा पॉन्जी था, वो अनरेगुलेटेड था। सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है इस सारे प्रोसेस को, और इसमें कागज पूरे देने पड़ते हैं सेबी को, और वो आपको परमिशन देती है। उसके बाद एक कंपनी ये आईपीओ की प्रोसेस फॉर्मली शुरू कर सकती तो और ये शेयर जो कंपनी के होते हैं, शेयर का दाम 3 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 5,000 रुपए, शेयर का दाम वगैरह कैसे तय होता है कि शेयर आईपीओ आएगा तो शेयर का दाम इतना होगा? है। देखिए, किसी भी चीज का दाम उसकी वैल्यूएशन के आधार पर तय होता है, खासकर जब हम शेयर्स की बात करते हैं। और शेयर्स का दाम एक, जिसे कहा जाता है, जो बैंकर होता है, जो बैंक इस आईपीओ को संभालता है, उसमें कुछ विशेषज्ञ और वैल्यूएशन करने वाले विशेषज्ञ मिलके ये अनुमान लगाते हैं कि इस कंपनी की सालाना कमाई इतनी है, इसका खर्चा इतना है, इसका मुनाफा इतना है, या इसका नुकसान इतना है, 10 वर्ष बाद इसकी ग्रोथ इतनी होगी, और उसके कई सारे मापदंडों का एक मिश्रण निकाल के वो ये तय करते हैं कि ये जो शेयर होगा ये 100 रुपए में आएगा, या 110 में आएगा, या 400 रुपए का शेयर होगा। बेचने वाला तय करता है कि वो अपना माल, अपना शेयर किस रेट पे बेचना चाहता है, और खरीदने वाले को ये स्वायत्ता है कि वो खरीदे। पर अगर उसको खरीदना है तो उसी दाम पे उसको बोली लगानी पड़ती है
कि मैं 100 शेयर खरीदूंगा, 50 शेयर खरीदूंगा या 20 शेयर खरीदूंगा। चलिए, वो सवाल कि इस समय बहुत सारी कंपनियां क्यों आईपीओ निकाल रही हैं, मतलब हम उनकी सुविधा की यूज करने के लिए पैसा दें, हम उनका शेयर खरीदने के लिए भी पैसा दें, कंपनी को चलाएं भी हम ही, कंपनी का इस्तेमाल भी हम ही करें, क्यों हो रहा है ऐसा सिद्धार्थ जी? ऐसा इस समय क्यों ऐसा होता दिख रहा है? सिद्धांत देखिए, जैसे शादियों की डेट निकलती है और डेट के अनुसार ही शादी होती है और उस समय खचाखच सब जगह भर जाती है, इसी प्रकार से एक आईपीओ का भी सीजन है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि भारतीय शेयर बाजार जो है, आप जानते हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड हाई पे है अभी, जो हमने बार बार आपके शो में बात की है कि अब की बार 60,000 पार वो भी निकल गया और उससे भी आगे निकल चुका है सेंसेक्स। और जब मार्केट ऊंचाई पे होता है तो उस टाइम पैसा खूब आता है, निवेशक खूब आ रहे हैं माल खरीदने के लिए। इसलिए सारी कंपनीज अभी एक प्रकार से, क्योंकि गंगा जी में पानी खूब चल रहा है, तो डुबकी लगा के बढ़िया से नहा के अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मार्केट की इतनी अच्छी हालत है कि कंपनियां सोच रही हैं कि यार हम लोग भी पब्लिक ऑफरिंग में चले जाएं। जी बिल्कुल 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 तो क्या बिल्कुल। मतलब देखिए ऐसा हाँ, बताइए बताइए। देखिए, जब निवेशक बाजार में पैसा लगाएगा शेयर बाजार में, तभी उनका शेयर खरीदा जाएगा जो बेच रहे हैं। अगर शेयर बाजार नीचे है तो निवेशक पैसा ही नहीं लगा रहा है, तो खरीदारी नहीं है, तो बेचें क्यों? तो ये वैसे चलता है, क्योंकि अभी इतने खरीदार हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि भैया ये शेयर मिल जाए, वो शेयर मिल जाए, यहां का शेयर मिल जाए, ऐसे मिल जाए, फलान मिल जाए। तो वो उनको ध्यान में रखते हुए कंपनीज जल्दी से जल्दी अपने आप को भी शेयर मार्केट में पब्लिक कर रही हैं और निजी निवेशकों के पास जा रही हैं। और एक इसमें और बात जो हमें जाननी आवश्यक है, वो ये है कि कई इन कंपनीज में से ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास प्राइवेट फंडिंग आई है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंडिंग। और वो जब पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में तो उनका एक फॉर्मूला होता है, वो कहते हैं कि हम आपको 5 साल के लिए पैसा लगा के दे रहे हैं, 5 साल बाद जो हमने आपको 10,000 रुपये दिए हैं फर्ज करिए, वो आपको हमें 15,000 करके लौटाने हैं। तो वो एग्जिट करते हैं अपने निवेश से। वो एग्जिट भी पब्लिक मार्केट द्वारा होता है। तो इस पिछले कुछ समय में जो बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हुई हैं, और अभी आप देखिए जैसे पेटीएम एक बहुत बड़ा इशू आएगा भारत में, स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा पब्लिक इशू आएगा। अब 18,000 करोड़ से अधिक का जो इशू कहा जा रहा है, पहले 16,000 से अधिक के बारे में बात हुई थी, और उसके बाद एलआईसी उससे भी बड़ा आएगा। तो एक प्रकार से जो अभी निवेशक हैं वो अपना पैसा कमा के निकल के दूसरे के हाथ अपना शेयर बेच जाएंगे। एक ने जमीन खरीदी और जब जमीन के भाव ऊपर हुए तो उसने दूसरे को जमीन बेच दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो साफ है कि स्टॉक मार्केट में और इकोनॉमी में थोड़ा डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी अभी भी सफर कर रही है, जीडीपी अभी लगभग लगभग जीरो, ये सब जीरो पे ही है, और ग्रोथ हमारी सब जीरो पे धीरे धीरे रिकवर कर रही है। स्टॉक मार्केट एकदम अवश्यंभावी किस्म की ऊंचाई पर है, कल्पनातीत किस्म की ऊंचाई पे है, और शक्तिकांत दास भी कह चुके हैं बहुत वोलेटिलिटी है, बबल है। तो क्या ये बबल बस्ट होगा तो बहुत सारी कंपनियों को दिक्कत होने वाली है, सिद्धार्थ जी? जो आप जिस जीडीपी के का स्मरण कर रहे थे वो पीछे समय बीत चुका। अब जीडीपी हमने देखा है कि इम्प्रूव हुआ है और ग्रोथ तो है, जीडीपी में ग्रोथ तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम 24.5% के गड्ढे, 25% गड्ढे में खड़े थे, 20% की ग्रोथ है, तब भी तो थोड़ा गड्ढा तो मेंटेन ही है ना अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि महामारी और उससे पहले जो मंदी, पहले मंदी आई जीएसटी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, और फिर महामारी आई, तो इसका कुल मिला के जो प्रभाव है बिल्कुल निश्चित है। अब जो आपने प्रश्न पूछा मार्केट के बारे में, एक टेक्निकल बात समझनी पड़ेगी, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। सबसे पहला, जो आज शेयर मार्केट में भाव होता है, यानी वो पिक्चर जिन लोगों ने देखी होगी उसमें डायलॉग जो मेन किरदार है वो कहते हैं कि भाव भगवान छे, यानी भाव को सबसे बड़ी बात मानी जाती है। पर भाव आज के नहीं होता है, भाव फ्यूचर पे होता है, क्योंकि एक प्रकार से बेटिंग है, स्पेकुलेशन है। आप ये बेट करते हो कि कंपनी एक्स का शेयर प्राइस 3 गुना बढ़ेगा, मैं आज खरीद लूंगा और जब वो
3 गुना बड़ा होगा तब मेरा इतना मुनाफा होगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा। ये प्रिंसिपल है मार्केट का। अच्छा, मतलब ये मतलब मिला जुला के स्पेकुलेटिव ही है सारा। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई 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 संदेह नहीं है, ना होना चाहिए। पर शेयर मार्केट में आज की वैल्यूएशन नहीं होती है, फ्यूचर की वैल्यूएशन पे दिया जाता है। और आपने जब अब रियल इकोनॉमी और शेयर मार्केट के डिस्कनेक्ट की बात की, तो अभी शेयर मार्केट में क्या हुआ है सिद्धांत, दो बातें बहुत बड़ी है। पिछले 1.5 वर्ष में एक इतनी बड़ी संख्या, यानी 1 करोड़ नए निवेशक लगभग भारतीय शेयर बाजार में आए हैं। और ये निवेशक ऐसे ऐसे हैं जो 5,000 रुपया लगा के भी आए हैं, और कई लोग 5 करोड़ 50 करोड़ लगाने वाले हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पैसा कहां से कमाएं, बाकी आमदनी कम हो गई, जॉब चला गया, दुकान बंद हो गई, लॉकडाउन में होटल ढाबा बंद हो गया, तो कमाई कैसे करें, तो चलिए शेयर मार्केट में डालते हैं, क्योंकि सब कमा रहे हैं इसलिए हम भी कमा लेंगे। होता शायद इसके विपरीत ही है, हर कोई नहीं कमाता, ज्यादा लोग पैसे गंवाते हैं। और जो आपने देखा होगा, जब ताश खेली जा रही होती है, जब जुआ खेली जाती है, तो हर कोई नहीं जीतता है जुए में, ठीक है ना। तो वही सच्चाई यहां पे भी प्रिवेल करती है। एक प्रकार से अभी उछाल पे है, सेंटिमेंट है, लोगों को लग रहा है कि शेयर मार्केट बढ़ता चला जाएगा और पैसे बनेंगे, और कुछ मजबूरी भी है क्योंकि लोगों के पास बाकी कामकाज नहीं है, और विदेशों से बहुत पैसा आया है। तो इस सब का एक कारणों का मैं कह सकता हूं कि मिक्स है, जिसके कारण भारतीय शेयर बाजार आज इतनी बड़ी ऊंचाई पे है। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हम जरूर जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिएगा, आईपीओ वाले पे सेक्शन पे, किसी गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन पे, रूस अमेरिका और भारत के झगड़े में जो भारत फंसा हुआ है उस वाले झगड़े में, कहीं पर भी आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए, कुछ जानना चाहिए एक्स्ट्रा, तो लिख भेजिए, हम पूछेंगे सिद्धार्थ जी से, सिद्धार्थ जी बताएंगे आप लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट। बाय बाय।